हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम लतीफ। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो यार वीडियो का टाइटल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कैन इंडिया रिकैप्चर पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। अच्छा। वो जो गेट सेट फ्लाई की सिस्टर है उनका ये चैनल है, तो ओरिजिनल लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया दोबारा से कैप्चर कर सकता है पीओके को। तो अभी ये ओरिजिनल वीडियो को देखेंगे तभी आइडिया होगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निकिता। और साल 2019 में अपने देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पूरे मीडिया के सामने ये कहा कि पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इंडिया का ही एक पार्ट है और एक दिन हम उस पे फिर अपना राज करके ही रहेंगे। POK is part of India, and we will have the jurisdiction, physical jurisdiction over. बट एक मिनट, क्या इंडिया पीओके को एनेक्स करने की, उस पर कब्जा करने की ताकत रखता भी है? यहाँ हमारे आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावल ये साफ साफ कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी तो सदा तैयार है पीओके को वापस लाने के लिए। जिस तरह से सरकार निर्देश देगी उस तरह के अन्य संस्थाएं जो देश में हैं जिनको कार्रवाई करनी है वो आगे कार्रवाई करेंगे। सर, सेना हमारी तैयार है। सेना तो सदा तैयार रहती है। लेकिन एक और मिनट, क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है कि हमारी पीओके को वापस लाने की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से है? वेल, डिड यू नो एडवोकेट अमन हिंगुरानी के मुताबिक पीओके ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए ही बनाया ताकि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से जाने के बाद भी इंडिया पर काबू रख सके। The British had decided to partition the subcontinent for their own interest. प्लस डिड यू ऑल्सो नो कि आज भी हमारे कश्मीर में सिर्फ पीओके ही नहीं बल्कि चाइनीज ऑक्युपाइड कश्मीर है ना? आई नो राइट, सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा और इतने सारे दावेदार। सो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या इन सब के होते हुए भी इंडिया पीओके पर कब्जा कर पाएगा, और अगर हाँ तो इंडिया के ऐसे कौन से स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। अब फ्लोनो, सबसे पहली सोचने वाली बात तो ये है कि अगर ये पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है तो फिर ये इंडिया को क्यों चाहिए? वेल, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो नाम से ही मालूम पड़ता है कि ये पाकिस्तान ने कब्जा करके लिया। सो वेल, दरअसल अक्टूबर 26, 1947 में जम्मू एंड कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए इंडिया के साथ शामिल होने का एक फैसला लिया था। बट यहाँ पर ये होता इसके पहले ही पश्तून ट्राइब्स ने पाकिस्तानी सैनिकों की मदद से जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्से पर अपना पूरा कब्जा कर लिया और इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग का माहौल छा गया था। और फिर यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन 47 को पास किया जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि पाकिस्तान को कब्जा किए हुए एरिया से अपनी आर्मी को हटाना होगा और पीओके के उस एरिया में वोटिंग होगी। वहां रहने वाले लोग ये खुद ही डिसाइड करेंगे कि उन्हें कौन से देश में रहना है। लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने अपने सैनिक कभी वापस लिए ही नहीं और पीओके की ये समस्या आज तक जारी है। लेकिन इसके अलावा इस आग में और ज्यादा घी डालने के लिए पाकिस्तान ने 1963 में ही पीओके का एक रीजन शक्सगम ट्रैक रीजन चाइना को गिफ्ट कर दिया अपनी दोस्ती चाइना के साथ बढ़ाने के लिए, और जो माइंड यू आज तक चाइना के पास ही है। मतलब हमारे पीओके में एक सीओके आज भी है, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। सो वेल, क्या अब हम पीओके प्लस सीओके पर रातों रात कब्जा कर पाएंगे? अगर हाँ तो इस चीज के लिए इंडिया क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपना सकता है? वेल, स्ट्रैटेजी नंबर 1 है कन्वेंशनल वॉर। You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. ये है हमारे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, जो ये साफ साफ धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि अगर आप फिर से एक बार मुंबई जैसा हमला करते हो इंडिया में तो पाकिस्तान अपना बलूचिस्तान खो देगा। लेकिन यार, कन्वेंशनल वॉर पे जाने से एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हम लोग फेस कर सकते हैं, जो कि है एक न्यूक्लियर वॉर। देखो, अगर इंडिया ऐसा कोई वॉर करता भी है तो उसे एक दो तरफा वॉर करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जिगरी दोस्त और पीओके में बसने वाला चाइना भी तो इंडिया पर जंग छेड़ेगा। अब इंडिया पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर वेपन वाले कंट्रीज है, तो अगर हम एक कन्वेंशनल वॉर करते हैं तो ये एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है, इसके बहुत चांसेस है। और इसके अलावा पाकिस्तान प्लस चाइना दोनों के साथ एक बार में इंडिया ये जंग नहीं जीत पाएगा, और इसीलिए हम आजमाएंगे एक शांतिपूर्ण तरीका जिसमें बातचीत करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Which brings us to our strategy number 2, डिप्लोमेसी। अब देखो, पिछले 73 सालों से हम इसी हथियार का यूज करते आए हैं। डिप्लोमेसी में दोनों देश मिलकर अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए बातचीत के जरिए एक नतीजे पर आकर उसको फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब आपका पड़ोसी पाकिस्तान हो। पाकिस्तान ने अनगिनत बार बातचीत के समय इंडिया से कुछ और बात की है और बाद में जाके एक्शन कुछ और ही लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1,
कारगिल वॉर। 19 फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी बस से पाकिस्तान गए और पीएम नवाज शरीफ से गले भी मिले, लेकिन इतनी दोस्ती यारी दिखाने का इंडिया को क्या सिला मिला? उसके बस 3 ही महीने बाद 3 मई 1999 को पाकिस्तानी सैनिकों का कारगिल में अतिक्रमण। एग्जाम्पल नंबर 2, सीज फायर एग्रीमेंट 2003। पाकिस्तान ने 2006 से लेकर 2021 तक 14,000 से भी ज्यादा बार सीज फायर एग्रीमेंट का क्लियर कट उल्लंघन किया है। एग्जाम्पल नंबर 3, गिलगिट बल्टिस्तान, द न्यू 5th प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने ये क्लियर कट ऐलान कर दिया कि वो गिलगिट बल्टिस्तान को अपना 5th प्रोविंस बनाएगा, पर ये ऐलान कराची और शिमला एग्रीमेंट का उल्लंघन करता है। अब इससे ये बात क्लियरली साबित हो जाती है कि आप इस इशू को एटलीस्ट बातचीत से सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसीलिए हम आते हैं हमारे स्ट्रैटेजी नंबर 3 पे, शॉर्ट वॉर। इंडिया ने आज तक 3 शॉर्ट वॉर्स किए। वॉर नंबर 1 1999 का कारगिल वॉर, जो इंडिया जीता। वॉर नंबर 2 1965 का इंडिया पाक वॉर, जो भी इंडिया ही जीता। सो अब अगर पास्ट को देखें तो अच्छे खासे चांसेस है कि हम अगर पाक के साथ एक वॉर करेंगे तो हम ही जीतेंगे। लेकिन इंडिया ने एक 3rd वॉर भी किया है, द इंडो साइनो वॉर 1962, जो भारत हार गया था। और अब क्योंकि POK इक्वल्स टू POK प्लस COK, इसलिए अब ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर चाइना पाकिस्तान के खिलाफ एक शॉर्ट वॉर इंडिया करता भी है तो हो सकता है चाइना के आने से ये वॉर इंडिया नहीं जीत पाएगा। बट यार अपना प्रॉब्लम ये है कि एक वॉर करके भी एक कंट्री काफी सारे लॉसेस फेस करती है, लॉस ऑफ मैन फोर्स, बोथ मिलिट्री एंड सिविलियंस, प्लस तीनों देशों की इकोनॉमी। सो इसीलिए इन सारे डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारा नेक्स्ट प्लान, जो बहुत ज्यादा मशहूर है और उसके ऊपर तो एक फिल्म भी बन चुकी है। प्लान नंबर 4, सर्जिकल स्ट्राइक। अटैक नंबर 1, उरी में एक सक्सेसफुल सर्जिकल स्ट्राइक होने के पीछे 15 मंथ्स की प्लानिंग थी। अटैक नंबर 2, बालाकोट एयर स्ट्राइक। इंडिया ने पाकिस्तान में बसे हुए जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े टेररिस्ट कैंप पर एयर स्ट्राइक किया और ये इंडिया का एक जवाब था पुलवामा अटैक करवाने के लिए। अब सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा ये होता है कि ऐसे वॉरफेयर में दूसरा साइड जब तक काउंटर अटैक करने का प्लान करता है तब तक में तो पूरी तबाही मच चुकी होती है। लेकिन POK को ऐसे कैप्चर करने में हमें जो प्रॉब्लम आएगी वो है POK की ज्योग्राफी की। देखो, POK 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर और गिलगिट बल्टिस्तान आजाद कश्मीर। अब इसमें से गिलगिट बल्टिस्तान तो पूरा पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ है, जहाँ पर 7,000 मीटर के ऊपर वाली पहाड़ियाँ ही हैं। लेकिन पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर का ऑल्टीट्यूड इतना ऊपर नहीं है और इस वजह से एक ही समय पर 2 अलग अलग जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो अब हमें बनाना पड़ेगा POK को एक्वायर करने का स्ट्रैटेजी नंबर 5, हाइब्रिड वॉर, यानी कि सॉफ्ट टेररिज्म। अब दरअसल हाइब्रिड वॉर मिलिट्री, आर्थिक, साइबर और इंफॉर्मेशन का एक वॉरफेयर है, यानी इन सब तरीकों से हम अपने एनिमी पर अटैक कर सकते हैं। अब इसमें से जो फर्स्ट चीज इंडिया कर सकता है वो ये है कि इंडिया सारे शिया मुस्लिम कंट्रीज की मदद ले सकता है और साथ ही पाकिस्तानी सरकार के अगेंस्ट जा रहे बलूचिस्तान को आंदोलन करने में इंडिया मदद कर सकता है। लेकिन इस टेक्निक के एडवांटेजेस क्या है? वेल, ये करने से पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल हो जाएगा और इसी का एक वीक गवर्नमेंट का फायदा उठाकर इंडिया POK पर अपना राज कर सकता है। अब ये प्लान सॉर्ट ऑफ एक सॉफ्ट टेररिज्म की कैटेगरी में फॉलो होता है, लेकिन इंडिया तो अपने उसूलों का बहुत पक्का है और ऐसी हरकतें यानी कि टेररिज्म को बढ़ावा देना इंडिया नहीं करता है। लेकिन इसके अलावा भी एक रीजन है कि ये प्लान शायद फेल हो सकता है, क्योंकि जब अमेरिका जैसा पावरफुल देश भी ये पैतरा अफगानिस्तान पर आजमाकर असफल रह चुका है तो चांसेस है कि हम भी इतने सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इसीलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, ब्रांड न्यू और हाई टेक प्लान, स्ट्रैटेजी नंबर 6, ग्रे वॉर। अब इंडिया रिसेंटली ही इस तरीके की युद्ध नीति यूज कर रहा है। ग्रे वॉर का मतलब ये होता है कि अपने पॉलिटिकल एजेंडाज या फिर गोल्स को ध्यान से डिजाइन करके उन एजेंडाज को नॉन मिलिट्री तरीकों से पूरा करना। इसे प्लानिंग फ्रॉम बिहाइंड द सीन्स भी मतलब अब जिस लेकिन इसे एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाए? सबसे पहले तो इंडिया को अपनी अच्छाई का प्रचार इस तरीके से करना होगा कि दुनिया को लगे कि इंडिया एक बहुत ही अच्छी कंट्री है। लेकिन वही दूसरी तरफ POK में हो रहे लोगों पर अत्याचार और पाकिस्तान द्वारा ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन भी इंडिया को ही सबके सामने रखना होगा, स्पेशली UN के सामने। लेकिन वेल, इससे क्या होगा? वेल, ऑब्वियस है इंडिया की तरक्की और पाकिस्तान की बदनामी। अब यह देखकर ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस चुप नहीं रहेंगी, क्योंकि उन पर भी उंगलियां उठेंगी और वो इंडिया में आतंक फैलाने की काफी सारी कोशिशें करेंगी। अब यहाँ पर ऐसे समय पर इंडिया को बहुत सतर्क होना पड़ेगा।
इनके हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और फिर जब इंडिया कुछ भी ऑब्जर्व करता है तो ये बात इंडिया जाके यूएन को या फिर बाकी सारे कंट्रीज को बता सकता है, जिसकी वजह से ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की हर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिए जाएंगे और जिसके बाद यूएन उन्हें ब्लैकलिस्ट कर उन पर सैंक्शन भी लगवा सकते हैं। अब इससे ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में टेररिज्म बहुत कम हो जाएगा, लेकिन इसका एक और फायदा है, ये देखो। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। ठीक है। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। पाकिस्तान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस गिरे, पाकिस्तान का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी गिरा। इनफैक्ट ये वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि क्यों पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है, उन्हें पालता है। इस टॉपिक पे हमने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, पाकिस्तान इतने आसानी से तो पीओके को नहीं देगा और सिर्फ सच्चाई सामने लाने से और इंटरनेशनल पाबंदियां लगाने में बहुत टाइम भी लग जाएगा और इससे प्रोग्रेस भी बहुत स्लो हो जाएगा। प्लस इसमें जो दूसरा मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि इस वजह से इंडिया पर टेररिस्ट एक्टिविटीज होने के चांसेस बहुत बढ़ सकते हैं। और इसीलिए हम आते हैं हमारे लास्ट तरीके पर, हमारे ब्रह्मास्त्र पर। स्ट्रैटेजी नंबर 7, मिक्स्ड वॉर। इस वॉर में बेसिकली हम अलग अलग चीजों को एक साथ करेंगे। नंबर 1, स्टॉप इंडिया पाकिस्तान ट्रेड कम्प्लीटली। अभी तो पुलवामा अटैक के बाद जब इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए गए थे, तब पाकिस्तान का एक्सपोर्ट 97.18% से कम हो गया था और इंपोर्ट 60% से कम हो गया था। इसी के साथ इंडिया ने अपना मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस पाकिस्तान के ऊपर से निकाल दिया और 200% का कस्टम टैक्स पाकिस्तानी चीजों पर लगा दिया। अब इस चीज का इंडिया पर तो इतना नहीं पर पाकिस्तान पर बहुत बुरा असर पड़ा। नंबर 2, स्टॉप वाटर ऑफ पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुए इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से इंडिया जम्मू एंड कश्मीर के 13.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में अपना खुद का एक इरिगेशन लैंड डेवलप कर सकता है, लेकिन इसमें से हमने अब तक सिर्फ 6.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 50% लैंड ये सब अभी तक डेवलप किया है। इसके अलावा इस ट्रीटी के हिसाब से हम रवि, पीएस और सतलज जैसे नदियों से आने वाले 3.60 मिलियन एकड़ फीट के पानी को तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हमने अब तक कुछ भी नहीं किया है। और ये सारा पानी जाता कहाँ है? पाकिस्तान। और इसीलिए हम इस ट्रीटी के हिसाब से इन सारी नदियों का पानी को पाकिस्तान जाने से पूरी तरह से रोक सकते हैं, और वो भी माइंड यू लीगली। नंबर 3, ये बात यूएन है। सैंक्शंस। सारी दुनिया के सामने पाकिस्तानी फंडेड टेररिज्म का पर्दाफाश करना और यूएन की मदद से इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ब्लैकलिस्ट करना, उन पे सैंक्शंस डालना, जिससे ऑफ कोर्स जैसे मैं आपको ये काम उल्टा पाकिस्तान कर रहे हैं। नंबर 4, चाइनीज सपोर्ट। चाइना के साथ बातचीत के जरिए ये साबित करना होगा कि पीओके ये इंडिया का एक इंटरनल मैटर है, और अगर चाइना इस पर दखलंदाजी नहीं करता है तो इंडिया भी ताइवान के इशू पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। सॉर्ट ऑफ चाइना के साथ हाथ बढ़ाने की कोशिश करना, नेगोशिएट करना। एंड फाइनली हमारा लास्ट नंबर 5, सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तानी फंडेड मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए और भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उरी जैसे स्ट्राइक्स करना, जिससे हम पीओके पर अपना कब्जा जमा पाएंगे। अब अगर इंडिया ये सब करता है तो पाकिस्तान पर एक तरफ का प्रेशर आ जाएगा और पीओके को हासिल करना इंडिया के लिए मुमकिन हो सकता है। अब यहाँ पर फ्लर्नर्स ऑब्वियस सी बात है, कहना तो मुश्किल है क्या होगा, इसका नतीजा क्या आएगा, बट इंडिया ने ये स्ट्रैटेजी सॉर्ट ऑफ यूज करना ऑलरेडी शुरू कर दिया। इंडिया ने बार बार पीओके को लेकर रिसेंटली कुछ सालों में यूएन में चर्चा करना शुरू कर दिया है। Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN. इंडिया ने पाकिस्तान को उनके हुए अटैक्स पर जवाब देना भी शुरू कर दिया है। सो अब यहाँ पर सवाल यह आता है कि आपको क्या लगता है, इन सारी स्ट्रैटेजीज जो मैंने आज आपको बताए उसमें से इंडिया को कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, कौन सी स्ट्रैटेजी सही मायने में इंडिया को पीओके को हासिल करने में हेल्प करेगी? और आपके जो भी ओपिनियंस है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। आई वुड लव टू नो। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने मिला, इसमें थोड़ी सी भी बात लगी, तो इसे जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना, और ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल गैजेट प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करो। इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म यार। सीन्स तो बड़े जबरदस्त जो इन्होंने बोले, लेकिन एंड वाली बात नहीं बोली कि भाई वो चाइना जो है ना ये चीज नहीं मानता कि भाई ये पीओके या जो भी सीन है कश्मीर इंडिया का अपना मसला, तो आप ना बोलो कि उनके पास भी हिस्सा है। हाँ उसके पास भी हिस्सा, वो नहीं छोड़ेगा। वो मजे के बाद पाकिस्तान ने क्यों गिफ्ट किया है उसको?
कि मुझे जहाँ तक इनकी स्ट्रेटजी ये लगी है ना, गिफ्ट इसलिए कि कल को अगर भारत ट्राई करता है ना कश्मीर पे अटैक करने की, तो चाइना का भी वो गिफ्ट किया है तो वो भी कहीं ना, ये हो सकती है स्ट्रेटजी। और यार जो एक दूसरे पे टेररिज्म के वो जो है हिसाब किताब में मुशर्रफ ने भी बोला, इधर भी बोला कि हाँ हमने तालिबान को बनाया है। ठीक है, तालिबान वो अफगानिस्तान वाले मेरे ख्याल से ये वही है जिनको इन्होंने मतलब ट्रेन वगैरह किया था सोवियत यूनियन को बनाने के लिए, वो मतलब अफगानिस्तान, आई थिंक सो। और जिस तरह से यहाँ का तहरीक तालिबान पाकिस्तान है और बलूचिस्तान के हैं, वही वाला हिसाब है। जिस तरह वो कश्मीर के इंडियन कश्मीर के अंदर लोग मस्ती करते हैं तो फिर इंडियन आर्मी उनको मारती है, तो फिर वो उधर के लोग कहते हैं कि भाई हमारे बेचारे बच्चों को मारते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। फिर सेम है भाई, मुल्क के खिलाफ बोलोगे तो बंदा तो आर्मी छोड़ेगी नहीं, इधर भी यही करती है। फिर ये लोग रोते हैं कि भाई मारा है हमारे बच्चे को इन्होंने। तो कहानी इस तरह की है कि एक पे इल्ज़ाम लगाता है, दूसरा दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है। इधर भी क्या कहते हैं आर्मी वाले बैठते हैं, पूरी मतलब की किताब खुलती है, रॉ पे इल्ज़ाम लगने के उन्होंने पाकिस्तान में ये अटैक कराया, वॉइस है ये, वो उधर से इंडिया से बैठते हैं पाकिस्तान ने ये कराया वो कराया। ये मसला सिर्फ कश्मीर का ना जंगों से हल हो सकता है ना किसी और से हल हो सकता है तो सिर्फ बातों से हल हो सकता है, ऐसे वैसे नहीं हो सकता यार। लड़ाइयों से क्या होगा, इकॉनमी भी डाउन हो जानी है और बंदे जो मरेंगे, सिविलियन जो मरेंगे वो अलग है। ठीक है, ये मुल्क को एटमी वार के नहीं हो सके, एटमी जंग के मुतम्मल चलो चाइना ना भी करे ना, बीच में आए भी नहीं, तो पाकिस्तान इंडिया की अगर वार होती है तो पीछे कम नुकसान है अभी हो, और अभी वाली तो फिर आपको पता है कि वेपन ज्यादा खतरनाक हुआ तो और ज्यादा नुकसान होगा। कश्मीर का मसला सिर्फ बातचीत से दोनों मुल्कों का हल हो सकता है और कोई तरीका कार कोई तरीका नहीं है। मैं तो जंगों वाला तो नहीं मसला हल हो सकता। मैं तो यही तो शुरू से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को इंडिया को आपस में ऐसे सुलह करें ताकि एक दूसरे पे ना ये अटैक करें, ना कुछ करें, ना कख करें, बात करें आराम से टेबल पर बैठ कर मसले को सुलझाएं। और जो एक्सपोर्ट्स वगैरह बंद हुई, नुकसान तो इसका पाकिस्तान का ही है ना इन चीजों में, ये तो सीधे हमें भी बात पता है। 2-3 साल पहले जो ज्यादातर चीजें हमारी आती थी इंडिया से आती थी। अब जहाँ तक सपोर्ट की बात है भाई, टेररिज्म का जो भी है, बड़े बड़े नेताओं ने खुद बोला हुआ, अब हम बीच में क्या बोले भाई, फिर जो है वो है। बिल्कुल, अब हम क्या बोल सकते हैं, बड़े बड़े नेता ने खुद ही बोला है भाई, मुशर्रफ ने बोला, औरों ने बोला, शेख रशीद ने बोला। जो मुल्क का प्रेसिडेंट था मुशर्रफ, उसने बोला कि हमने तालिबान को आगे खुद बनाया है, खुद बनाया। अब क्या बंदा बोले, हाँ ना, ये इनकी खुद गलती है ना ऐसी बात करने में। वही ना, ये जो मसाइल है ना ये इनके खुद ही पैदा किए हुए हैं। ये मसाइल में खुद अपने खुद ही दलदल में फंसे हुए हैं और ये दलदल से अभी तक हम फंसे हुए और निकलने का नाम ही नहीं लिया। अभी और भी सीन्स हुए हैं, तभी तो ग्रे लिस्ट में पड़े हुए 4-5 साल। अगर यही आ रहा तो ब्लैक लिस्ट भी नजदीक ही। हाँ नजदीक ही है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस टॉपिक के बारे में, जो उन्होंने बातें की बिल्कुल सही बोली है, कोई गलत बोला तो बोली नहीं है। तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, तो बाय।